ना पहले आपने उल्टा कर दिया था। मैंने सोचा आपके यहाँ सिस्टम उल्टा हो। नहीं तो शॉर्ट वीडियो भी बनता है उसमें। अच्छा, नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे न्याय व्यवस्था की। भारत में जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं, और कल जो घटना हुई वो तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। न्याय व्यवस्था क्या, किसी भी जगह ये ऐसी घटना होती तो वो शर्मनाक ही है। सीजीआई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कोर्ट में, चलती कोर्ट के अंदर एक वकील साहब हैं राकेश कुमार, मयूर विहार में रहते हैं। उन्होंने सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि कोशिश की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फेंका, और बहुत सारे लोग इसका प्रभाव को कम करने के लिए ये भी कह रहे हैं कि भाई जूता नहीं था, वो तो कागज का एक बंडल बना करके ऐसे ही फेंका था। लेकिन जो भी हो, जूता हो, कागज का बंडल हो, कुछ भी हो, ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है कि एक न्याय व्यवस्था पर, सीजीआई के ऊपर इस तरह का प्रहार करना कोर्ट के अंदर। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तो कम से कम भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने सीजीआई पे या किसी जज पे ही कोई इस तरह का प्रहार करने की कोशिश की हो। और उसके बाद उसमें उन्होंने नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मतलब एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी इसके पीछे। ये कोई एक राकेश कुमार का काम नहीं हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी के ऊपर गोली तो नाथूराम गोडसे ने मारी, दिखता है वो, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी, उसके पीछे जो षड्यंत्र था, उस साजिश में बहुत लोग शामिल थे। सावरकर साहब भी शामिल थे उसमें, और बाद में ये कपूर कमीशन में प्रूव भी हो गया कि भाई ये सारे लोग शामिल हैं इसके अंदर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो घटना हुई है, ये कोई अचानक घटना नहीं थी, ये पूरा एक षड्यंत्र पूर्वक काम था। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि ये एक इकलौती घटना नहीं है। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से न्याय व्यवस्था को कमजोर करने का और अपने अधीन करने का सत्ता लगातार प्रयास कर रही है। पहले एक वो नेशनल जुडिशरी एम्प्लॉयमेंट, वो जो नियुक्ति का जो एक कानून बनाया था इन्होंने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। एक कॉलेजियम को हमेशा कमजोर करने की कोशिश करते रहे। उसके बाद गोगोई को जिस तरह से फंसाया और ब्लैकमेल किया, ये सबके सामने ही है, मैं क्या कहूँ उसके अंदर। और फिर उसके बाद संजीव खन्ना जो सीजीआई थे, उनके ऊपर निशिकांत दुबे ने तो सीधा आरोप लगाया कि जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं देश के अंदर, वो सीजीआई करवा रहे हैं। मतलब आप देखिए कि किस हद तक ये लोग जा रहे हैं। और इसके बीच में धनखड़ साहब, जो इनके अपने उपराष्ट्रपति हुआ करते थे हमारे, हालांकि वो बीजेपी के ही थे, उन्होंने तो जुडिशरी के ऊपर ये प्रश्न लगा दिया कि इनको कोई अधिकार ही नहीं है संसद से पास किए हुए बिल पर। मतलब जो संविधान कह रहा है कि संसद से पास किया हुआ बिल की समीक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, धनखड़ साहब इतने बड़े वकील होने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि इनको कोई अधिकार नहीं है। तो ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से इस जुडिशरी को कमजोर किया जाए और हमारे चंगुल में लिया जाए, ताकि हम जैसा कहें वैसा फैसला दें। हालांकि वो बहुत सक्सेस है इस मामले में, बहुत सफल हैं। वो चाहते हैं वैसे ही फैसले हो रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार का फैसला देख लो आप, कि वो अवैध सरकार है और फिर भी चल रही है, 3 साल तक चली वो सरकार। इसी तरह से अयोध्या का मामला जो है, सारी चीजें अवैध है, फिर भी मंदिर तो वहीं बनेगा, जमीन जो है उनको दे दी गई। तो ये जो वो सफल भी हैं इस मामले में। लेकिन क्या इससे न्याय व्यवस्था मजबूत हो रही है? सवाल ये है कि
ये सब क्यों हो रहा है? अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है, अगर आप इस देश को संवैधानिक तरीके से चलाना चाहते हैं, अगर आप कानून से चलाना चाहते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों आपको करने की ज़रूरत पड़ रही है? बड़ा सवाल यही है। आज हम इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चौधरी साहब हैं, शंकर लाल जी चौधरी, जो पहले वित्त विभाग में सीईओ मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, और अभी वो CPI-ML के सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, और इन सब बातों पर उनकी अच्छी पकड़ है। खुद लॉ किए हुए हैं, तो वकील मतलब कानून की भी जानकारी है आपको। तो मैं उनसे प्रश्न करूं या वो आपको मुखातिब करें हो, उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा, तो हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि मैंने अभी पूरी कमेंट्री की 3-4 मिनट, वो जो है उन प्रश्नों पर आप कुछ अपनी बात कहें। धन्यवाद हिम्मत जी। ऊपर कर लो। ये आपने जो आज जो मुद्दा लिया है वीडियो के लिए, ये कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है और विचारणीय है। एक तो आपने दो बातें खास तौर से इसमें चिन्हित की हैं कि CGI पे किसी का चलती कोर्ट में जूता फेंक दिया जाना और इसका परिप्रेक्ष्य और ये क्या संकेत देता है, और दूसरा इस दौर में जिससे ये घटना भी एक तरीके से जुड़ी हुई है कि जुडिशरी किस तरह के दबाव में और कमजोर हो गई है। ये दो बातें निश्चित रूप से जुड़ी हुई भी हैं और एक तरीके से स्वतंत्र भी है, लेकिन यहाँ जुड़ी हुई लगती है। एक पहली बात तो ये कि ये जो जूता फेंकने की घटना है, घटना तो कहीं भी हो सकती है। घटना मतलब कोई पागल दिमाग का आदमी तो कहीं भी कर सकता है, और कोई दिमाग से इस तरह का जिसका बन गया हो कि उसमें धर्म की अफीम इतनी चाटली हो, जो कि आजकल चटाई जा रही है, तो इस तरह का भी कृत्य उनके जरिए भी हो सकता है। आपने गोडसे का उदाहरण दिया ही, हालांकि उन दोनों उदाहरणों में कोई साम्य नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो एक तार तो इसमें जुड़ता भी है। पहली बात तो ये कि इसको कैसे लोग देख रहे हैं और ये घटना किस तरह से समाज में देखी जा रही है। तो एक तो ये है कि इसकी मतलब निंदा जो है प्रधानमंत्री ने भी की है। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, जो पहले बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है, उसने भी इसकी कटु आलोचना की है। और प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा है कि देश का हर व्यक्ति जो है वो इससे नाराज है, क्रुद्ध है ऐसा। लेकिन सोशल मीडिया और आम चर्चा जो लोगों के बीच में होनी चाहिए, उसकी एब्सेंस, उससे लगता नहीं है कि आम आदमी बहुत उससे इस घटना से कोई आहत हुआ है। तो ये अपने आप में उसका परिप्रेक्ष्य देती है। जिस व्यक्ति ने, मानी चाहे जूता फेंका गया हो या कागज के बंडल की बात हो, चाहे जूता केवल हाथ उतार लिया गया हो और फेंकने के लिए हाथ में ले लिया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मीडिया ने जो कवरेज दिया है, जो मैसेज गया है, ये है कि CGI पे एक खास वजह से, जैसा उसमें दिखाया गया है, जूता फेंका गया है, और वो वजह इसका इंटरप्रिटेशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जाते जाते वो वकील साहब, जो एक तरह से अपराधी कहना ज्यादा अच्छा, अपराधी दिमाग का आदमी, जो एक सांप्रदायिक मानसिकता से भयंकर रूप से ग्रसित है, उसने जाते जाते कही दिया कि सनातन का विरोध करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ये जो कड़ी है, ये जो सूत्र है, सनातन का विरोध करना। अब सनातन का विरोध तो पता नहीं उसको कैसे उन्होंने माना, लेकिन मीडिया अभी तक जो कह रहा है कि पिछले महीने
16 सितंबर को कोई एक सीजीआई की विष्णु बेंच की में मूर्ति है। विष्णु की मूर्ति की स्थापना की कोई रिट इनकी तरफ से लगी या किसी और तरीके से लगी होगी, जो खजुराहो में किसी मंदिर से गिरी हुई है या रुकी हुई है या कहाँ अलग रख दी गई है, तो उसकी स्थापना की कोई रिट आई होगी। और उसमें एक जो जजेस बीच बीच में जो टिप्पणियां करते रहते हैं, उसमें शायद सीजीआई ने ये टिप्पणी की, बताते हैं कि अभी इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये बेसिकली जुडिशरी का काम तो है नहीं, ये तो स्टेट का काम है, और इसमें किसी के अधिकारों का हनन हुआ हो और उस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट को जगह मिलती हो उंगली रखने की, वो भी नहीं लगी होगी उनको। और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो आप खुद ही विष्णु भगवान हैं, उनके पास जाइए, पूजा अर्चना कीजिए, आप भक्त हैं तो शायद आपकी सुन ली जाए। तो दिखावे के रूप में तो ये लगता है कि ये वो उससे आहत हैं, लेकिन क्या पता उनसे आहत हैं या इसके पीछे जुडिशरी को फिर से दबाव में लाने की, प्रो हिंदुत्व बनाए रखने की कोई षड्यंत्र है। जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं तो इस तरह से इससे पूरी बात से संतुष्ट नहीं हूं कि निश्चय ही कोई षड्यंत्र होगा, लेकिन जिस तरह की सत्ता है अगर, और जिस तरह की एक हल्की बातें जिस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से एक दो जगह मैंने देखी है, जिसमें बीजेपी का कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये कह रहा है कि अभी तो जूता फेंका गया है, अगर इसी तरह से सनातन विरोध रहा तो सड़कों पे भी ये पड़ेगा। तो ये एक बात जो है वो लगती है कि कहीं षड्यंत्र या व्यापक स्तर पे ऐसी भावना बनी सर हुई। देखिए, ग्वालियर में जैसे मूर्ति नहीं लगाने दी अम्बेडकर की, जी जी, और ये जो मूर्ति वाला घटना, जी, मैं ये उस पे आता हूँ। खंडित मूर्ति जी, मैं थी, उस पे उसके आता ऊपर इन्होंने किया, तो ये पूरा एक जी सीक्वेंस बनता जी, है। मैं उस पे आता हूँ, लेकिन एक बात जो इस जूते के बैकग्राउंड के पीछे मुझे लगता है कि जो इस बात को उठा रहे हैं, जो सनातन वाले बने हुए हैं, जैसे वही सनातन के सब कुछ पैरोकार हैं और सनातन उनके बाहर कुछ नहीं है, तो उस सनातन में एक बात ये भी है कि वो किसी दलित को, ये सनातन की अंतर वस्तु है, किसी दलित को ऐसे बड़े पद पे देखना भी नहीं चाहते। तो हो सकता है, कौन कह सकता है, इस बात की भी खुन्नस हो। और चूंकि ये भी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, और वो ग्वालियर में जो हुआ, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित होनी थी, और जहां एक सज्जन जो खुद सनातनी है वो अम्बेडकर जी को कह रहे हैं कि वो गंदा आदमी, उसकी जगह उसने क्या किया, संविधान उसने नहीं बनाया, संविधान तो BN राव ने बनाया, तो उनकी जगह BN राव को स्थापित करो। तो अब ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि और इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो तो भी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब षड्यंत्र से परे हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो मुझे तो लगता है कि ये मिली जुली बात है, और जो इस तरह का वातावरण बना दिया गया देश में कि उनकी सोच के बाहर न्याय की दृष्टि से, अधिकारों की दृष्टि से, अगर जुडिशरी भी कुछ करना चाहे, करने की अगर सोच भी ले, अगर हिमाकत समझ ले उसको, तो भी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सोशल मीडिया पे जिस तरह की शांति छाई हुई है, उसमें मुझे लगता है कि ये जो हिंदुत्ववादी विचार और जो अम्बेडकरवाद के विरोध में जो दलितों के प्रति उनका जो एक तरीके से वैमनस्यतापूर्ण भाव है, उन दोनों का मुझे लगता है इसमें फैक्टर रहा होगा, और उसी का परिणाम ये हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कल एक दलित समूह के साथ में, मैं दलित समूह तो नहीं, एक अधिकार, खास तौर से संवैधानिक अधिकार जन जागृति एक समूह है, और उससे मैं भी जुड़ा हुआ हूं, पर उसमें मेरे अलावा ज्यादातर लोग मैंने देखा जो SC ST वर्ग से आते हैं, और बड़े सुलझे हुए अच्छे लोग हैं, संविधान के लिए और जनतंत्र के लिए चिंतित लोग हैं। तो वहां ये बात उठी कि मतलब क्या कोई दलित नहीं होता CGI, तो उस पे भी क्या ऐसा हो सकता था, और तब भी क्या इतनी चुप्पी होती। तो बिल्कुल मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि हाँ, ये तो एक है बात कि ऐसा हो सकता था क्या। तब शायद सोशल मीडिया और प्रेस में ज्यादा हल्ला मचता, मेरे दिमाग में तो कम से कम ये बात जरूर आई, क्योंकि जिस तरह की शांति सोशल मीडिया पे इस बड़े इश्यू को लेके, और जिस तरह की आपने जैसे चिन्हित किया, एक तरीके से ठंडा पानी डाल के बुझा देनी, शांत कर देना इस घटना को, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ठीक है, CGI ने कहा भाई मैं इसको ज्यादा तूल नहीं देता, वो एक उनके लेवल पे सैनिटी भी है, वो एक ठीक बात भी है,
कि क्या इसको तूल देना है कि कोई पागल व्यक्ति दिमाग से जो है, जो धर्म की अफीम चाटे हुए, उसको क्यों इतना तवज्जो देना है। लेकिन वो सिक्योरिटी का मामला भी है। और दूसरी बात, सिक्योरिटी के अलावा एक सांकेतिक रूप से पूरे, मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारे समाज में विभाजन है, दलित गैर दलित और दलित को छोटा समझना, वो भी वो उसको उघाड़ करता है। तो उन्होंने जब ये बात कही तो मेरे दिमाग में आई और मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो कोई मतलब अखबारों में भी इतनी बड़ी घटना को, माने जो हमारे संविधान ने स्टेट के जो 3 अंग बताए हैं, उन 3 अंगों में से जो जुडिशियल अंग है, जो अल्टीमेट अंग है एक तरीके से, जिसका अधिकार संविधान के ऊपर कोई संशोधन भी है, उस पर भी निर्णय देके क्या निर्णय लेंगे, वो ताकत जिनको दे रखी है, और हमारे अधिकारों का क्या होगा उसके बारे में जो उनको अल्टीमेट ताकत दे रखी है, ऐसे पदधारित व्यक्ति पे हमला, ये क्या कोई इतनी छोटी बात है कि इस तरह से उसको देखा जाए। तो ये भी इसका एक आया। मैं एक बात में और मेरे दिमाग में आई जब आपसे बात कर रहा था और अभी इसको चर्चा कर रही हूं, तब भी आई कि अगर ये कोई राकेश कुमार नहीं होके कोई मोहम्मद या कोई अब्दुल नाम का अगर कोई व्यक्ति होता तो क्या होता। अब सोचिए, मैं तो मेरे दिमाग में आई है ये बात, तो क्या सोशल मीडिया, क्या मीडिया अभी तक उसके पाकिस्तान से और षड्यंत्र से और पता नहीं कहां कहां उसके तार जोड़ देते, आतंकवाद से उसके तार जोड़ देते। तो ये एक हमारे समाज में ये इसकी बात को साफ करता है कि किस लेवल तक हमारे समाज में सांप्रदायिक जहर बड़े पैमाने पे फैला दिया गया है, जो हमले भी कर सकता है और हमलों पे ठंडी प्रतिक्रिया भी देता है और सेलेक्टिव प्रतिक्रिया देता है, जिसमें अगर जिसको वो विधर्मी समझते हैं, देश का आंतरिक दुश्मन समझते हैं, हालांकि वो इस देश के ही नागरिक हैं, संविधान ने उनको बराबर अधिकार दिया है और कानून में भी सबके लिए बराबरी की बात है, लेकिन क्या ये अजीब नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमारे संविधान और हमारे देश में, हमारे तंत्र में जो नागरिकों के धर्म के आधार पे भेदभाव जो संविधान ने प्रोहिबिट किया है, जिसको माना नहीं है, वो हम खुलेआम होते हुए देख सकते हैं। तो ये भी एक उसमें बड़ी बात है। और तीसरी बात जो आपने कही वो ये है कि जुडिशियरी का एक तरीके से कमजोर होना। तो जुडिशियरी मुझे लगता है एक तो अपने जुडिशियरी का जो अपने अंदर एक तलछट जो हो गया है, और जिसमें पहले से ही कुछ परिवारों से, लोग कहते हैं कुछ 600-700 परिवार हैं, उन्हीं से सारी जुडिशियरी, हायर जुडिशियरी खासतौर से बनती है, तो वो उसके चलते कमजोरी दिखती है और कुछ ही परिवार हैं उसमें, और उसको चिन्हित करके सत्ता उसको नियंत्रित भी करने की कोशिश करती रही है। और बीजेपी ने खास तौर से नेशनल जुडिशियल कमीशन बना के अपरेंटली तो ये दिखाने की कोशिश की है कि हम इसको जनतांत्रिक बनाना चाहते हैं, मेरिट आधारित बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका कुल मिला के जुडिशियरी के प्रति जो व्यवहार रहा है और जिस तरह से जुडिशियरी को दबाव में लाके उन्होंने न्याय के खिलाफ एक तरह का अभियान छेड़ा हुआ था और मनचाहे फैसले लेने का था, उससे मुझे लगता है कि जुडिशियरी अभी भी और खास तौर से इस दौर में बहुत कमजोर हुई है। और इसलिए शायद इस तरह की घटना करने से पहले वो आदमी एश्योर्ड होगा कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ नहीं हुआ। तो जुडिशियरी निश्चित रूप से, और दूसरी बात यह है कि जजेस जिन मामलों में ऐसी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं और उससे लगता है कि न्याय होगा, लेकिन उसके बाद में जो फैसले आते हैं वो फैसले सब किसी को थोड़ा बहुत भी कानून और न्याय का ज्ञान रखता हो, न्याय प्रणाली का ज्ञान रखता हो, वो सबको हैरान कर देता है। तो इस सब ने भी जुडिशियरी के अंदर जो बीमारी पैदा हो गई है, इसने भी निश्चित रूप से जुडिशियरी को कम की है, और इससे उनका अपना कुछ हित अहित हो या नहीं हो, लेकिन न्याय व्यवस्था का जरूर हमारे देश में अहित हो रहा है और आम जनता को न्याय मिल जाएगा, इसमें अभी बहुत निराशावाद फैला हुआ है। पहले एक ये होता था कि न्याय भले ही देर से मिले लेकिन मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब आम जनता के बीच में, खासतौर से गरीब तबके में, अल्पसंख्यकों में, मजदूर वर्ग में, अब ये एक तरह से निराशा फैल गई है कि हमें इस तंत्र में न्याय मिलेगा ही नहीं, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, देश के ऊपर उसको बराबर आ रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने, और ये इस बीमारी को फिर से उगाड़ने के लिए
ये जो एक घटना बनी है, आपराधिक घटना, जो बहुत बड़ी घटना होनी चाहिए, और जिस तरह से इसको बुझा दिया गया है, ये उसी बात की तरफ संकेत करती है। धन्यवाद। सर, एक तो आपने कहा कि वो मुसलमान होता या ईसाई होता तो क्या होता, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ईसाई होता, मुसलमान होता, तो वो अपने पाँव से तो बाहर नहीं निकल सकता था कोर्ट से। वो चाहे वो कितने ही बड़े वकील हों, सारे के सारे उस पर टूट पड़ते और उसको अधमरा कर देते। मतलब या तो उसको स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ता, या मतलब एम्बुलेंस में ही ले जाना पड़ता उसको। वहाँ से वो पैदल नहीं जा सकता था। एक तो ये बात मेरे हिसाब से है। दूसरा, जो आपने अभी कहा कि न्याय, मैं बहुत सालों से ये सोच रहा हूँ, भले ये तो खैर बीजेपी की सरकार नहीं आई, उसके भी 10-20 साल पहले से, कि न्याय हमारे यहाँ होता ही नहीं है, न्याय खरीदना पड़ता है। चाहे मतलब जज को पैसे देने पड़ते हो, नहीं देने पड़ते हो, लेकिन ये सेटिंग तो मैं 40 साल से देख रहा हूँ कि फला जज है तो फला वकील को कर लो। और जोधपुर में तो जाति का भी असर है कि ओसवाल जज है तो ओसवाल वकील को कर लो, और उसके जो है वो अपने को स्टे मिल जाएगा या उससे तात्कालिक लाभ मिल जाएगा। तो ये तो मैं बहुत पहले से, तो मेरा ये मानना था कि न्याय खरीदना पड़ता है, न्याय मिलता नहीं है। और मैं कई जनों को कई जगह कह चुका हूँ ये बात कि भाई, अगर कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट होता हो तो वो कर लेना बेहतर है बनिस्बत के कोर्ट की इंतजार करने की, क्योंकि कोर्ट में तो लटका रहता है मामला, बरसों तक लटका रहता है, और फिर फैसला कोई वही होता है जो हम नहीं चाहते हैं। तो फिर उसका करने की क्या जरूरत है, वेट करने की क्या जरूरत। लेकिन सब जने कहते हैं कि भाई हमको तो सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, कोर्ट में, न्यायालय में विश्वास है, लेकिन न्यायालय का विश्वास तो बिल्कुल टूटता जा रहा है, अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। आप शायद इसके ऊपर कुछ कह सकें। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं जब लॉ कर रहा था तब भी इस बात को हम लोग बहुत डिस्कस करते थे, और मेरा दिमाग इस बात में बहुत स्पष्ट था कि क्लास सोसाइटी में, वहां उन दिनों चर्चा होती थी, क्लास इक्वलिटी होती है। तो क्लास सोसाइटी का मतलब ये है, और हमारा जो स्टेट है वो जिस क्लास की सेवा में है, बाकी को तो भुलावा है, लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, संविधान है, इतना बड़ा तंत्र बना हुआ है, और ऊपरी तौर पे देखते हुए वो भेदभाव रहित है, सारी व्यवस्थाएं भेदभाव रहित रखती हैं। लेकिन इसका जो ऑपरेशनल पॉइंट है, जो ऑपरेशनल डायमेंशन है उसका, कि वो किस तरह से चलेगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बन गया और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो उसके बारे में बातें हो रही थी, तब लास्ट मीटिंग में उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये तो संविधान तो बहुत अच्छा बना, सब लोग ने, हमने भी कोशिश की, आप सब लोगों ने चर्चा के बाद यही कहा कि बहुत अच्छा संविधान बना, लेकिन अंत में तो संविधान को, राज्य को चलाएगा कौन और किस तरह से वो चलाएगा, इस पे ही निर्भर करेगा। और हम देख रहे हैं कि एक क्लास सोसाइटी में आज जो आपने बात कही वो बात सच हो रही है कि जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी जेब में पैसा है वो ऐसे वकील कर लेता है कि जिसको, वकील को देखते ही जज साहब को पसीना आ जाते हैं, या जज साहब अपने आप ही प्रभावित हो जाते हैं चेहरे से। ये आम बात है। आज हायर जुडिशरी के बाद में, मैं लोअर जुडिशरी की बात नहीं करता हूं, वहां प्रक्रिया भले ही क्लिष्ट है लेकिन फिर भी कुछ हो जाता है, लेकिन और वो अप्रोच में भी है, आम आदमी के नजदीक है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहां जो खास तौर से फंडामेंटल राइट्स का जो मामला है, वो गरीब आदमी तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है, वहां तक पहुंचने की नहीं सोच सकता है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो लोग, अगर जज साहब पैसे नहीं भी लेते हैं, जज साहब बिल्कुल ईमानदार हैं, लेकिन जज साहब तक पहुंचने के लिए जो सामने वहां जाने के लिए वकील साहब को पैसा देना पड़ता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का तो किसी जज से चर्चा करने की 20-25 हजार की तो छोटे से जमीन बेचनी पड़ती है, घर बेचने पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये तो है ही, हमारा लोकतंत्र, आप उसकी सैद्धांतिक रूप से कितनी प्रशंसा कीजिए, प्रशंसा के लायक है भी, लेकिन व्यवहारिक स्तर में लोग जो है, आम आदमी जो है, गरीब आदमी, खासतौर से मजदूर किसान, उसकी पहुंच से न्याय हमारे यहाँ बिल्कुल बाहर है, उसकी प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हो सकता। और अगर घर बेच खोज के हो भी जाए तो उसका सांस टूट जाता है, जैसे सांस वहां तक पहुंचते पहुंचते ही टूट जाता है।
इसलिए जो जो डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था हायर जुडिशरी की भी होनी चाहिए, वो एक उसका पक्ष है, होना ही चाहिए। उदयपुर में भी बहुत समय से जो एक मांग हो रही है कि प्रीडोमिनेंटली आदिवासी इलाका है, लोग इतना किराया देके ही जोधपुर नहीं जा सकते, तो अगर ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होगा तो मुझे लगता है उसमें कुछ आसानी हो जाएगी। लेकिन ये एक कठोर सत्य है, ये बहुत ही सच बात है कि न्याय में क्या होगा वो तो बाद की बात है, उसका इंटरप्रिटेशन होगा वो तो अलग बात है, बहस होगी, आदमी कितनी सुनेगा, वो कौन सी भाषा में वहां सुनवाई होती है, उसको जो मुद्दई है वो समझता भी है कि नहीं समझता, ये तो अलग है सारी बातें। लेकिन आर्थिक दृष्टि से सोचें तो आम आदमी, गरीब मजदूर किसान, जहां जिसके आज आमदनी इतनी कम है, वो तो वहां जाने की सोच भी नहीं सकता, और इसलिए वो अन्याय झेलने के लिए बाध्य है। और ये हमारे न्याय प्रणाली की विफलता, आपने बहुत सही कहा। धन्यवाद सर। सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि संविधान को घर घर तक पहुंचाया जाए, लोगों को इस बात को बताया जाए कि हमारे क्या अधिकार हैं और हम कैसे जो है उन अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। और जितना एजुकेट करेंगे लोगों को संविधान के बारे में और संविधान को जितना लागू करेंगे, उतना ही मेरे को लगता है कि वो हमारे फायदेमंद रहेगा, लोगों को विश्वास फिर से बनेगा। खैर, मैं इसी पॉइंट पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।